राहुल जी ने भी जो कहा है कि अप्रत्याशित है, विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे ना विश्लेषण के लिए, हम सारी वो चीजें सामने रखेंगे महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की परिस्थिति ग्राउंड पर भी ऐसे नहीं थी कि इतना बड़ा इनको जीत मिल गया। और जहां तक विश्लेषण की बात है तो मैं अंजना जी ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, इनके विश्लेषण तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि 26/11 का हमला था और इनकी सरकार ने कहा कि वो हाफिज सईद ने कराया और इनके नेता करे थे, आरएसएस ने करवाया। कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। 2011 में हमें स्पष्ट बहुमत मिला और उसके बाद दोबारा हम प्रचंड बहुमत के साथ आए, दोबारा रिपीट हुए, तीसरी बार रिपीट हुए। जो जो साक्षरता दर और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, त्यों चीजें सामने होती जा रही हैं। जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ लुटते थे, तब तक उन लोगों की सरकारें बनती थी। तो वो अखिलेश यादव जी का दर्द समझा जा सकता है। ये महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया कि वो विचारधारा की विरासत के साथ खड़ी है, विचारधारा छोड़कर परिवार की विरासत का दावा करने वालों के साथ नहीं खड़ी है। जय श्री राम दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रचंड जीत ने यह साबित कर दिया कि हम एक हैं तो सेफ हैं। विपक्ष के वोट जिहाद से हिंदुओं ने भी अपनी एकजुटता दिखा दी और बीजेपी को 132 तक पहुंचा दिया। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के अतुल लौंडे को कांग्रेस की सारी कुंडली ही बता डाली, जिसमें कि बताया कि कांग्रेस की हार की वजह क्या है। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। पहली बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सब वही थे जो लोकसभा में थे। एक बात मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, हो सकता है हमारे समर्थक या वोटरों को उस समय कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हो, इस कारण से बहुत से लोग वोट डालने नहीं आए। आज समझ में आता है कि जो 5% ज्यादा वोटिंग हुई वो हमारी हुई थी, हमारी रह गई थी उस जमाने में। दूसरी बात यह भी एक बात थी कि एक भ्रम का वातावरण फैलाने में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी सफल रही थी। और एक कहावत होती है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया था, मुझे लगता है जनता अब उसको पूरी तरीके से समझ गई। इस दरमियान हमारी सरकार ने जो विकास के शानदार काम किए, हमारी पार्टी के संगठन और सहयोगी दलों के संगठनों ने जिस ढंग से उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, जिसे मोदी की गारंटी कहते हैं, उसके प्रति जनता का जो विश्वास है वह दिखाई पड़ा। और इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक गौरव का भाव भी दिखाई पड़ा। जो कुछ बिखराव करने का प्रयास किया जाता था, जनता को वह भी समझ में आया। तो मुझे लगा एक जो भ्रम जाल बनाया गया था वह पूरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा के बाद जो कुछ महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा है, और महाराष्ट्र में जिस प्रकार की अभूतपूर्व विजय हुई है, मेरे विचार से हम लोग भी विश्लेषण करेंगे कि इस प्रकार का हमें प्रचंड समर्थन मिला तो अंजना जी एक या दो कारण नहीं होंगे, उसके कई कारण होंगे और इस पे ईमानदारी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हां, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अभी देवेंद्र फडणवीस जी का वो बड़ा फेमस शेर सुनाया जा रहा था ना कि मैं समंदर हूं, मुझे उतरता समझकर घर मत बसा लेना, मैं लौट के आऊंगा। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो परिवर्तन हुआ, जो रंगत बदली है लोकसभा से यहां तक, उसको एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मोदी जी की तरफ से समझ लीजिए, भाजपा की तरफ से समझ लीजिए, महायुति की तरफ से समझ लीजिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। देखिए अंजना जी, अभी जितना विश्लेषण किया इन्होंने, क्या समंदर वमंदर वापस लौट के आया वगैरह वगैरह जो भी है, हमारे नागपुर में तो नागनाला है जिसमें कई घर बहते हुए हमने देखे हैं, और उसके बाद 132 चुन के आते हुए भी देख रहे हैं हम लोग। तो ये मुझे जान लेना कि ये भ्रमजाल जो है ये झारखंड में चल गया और ये भ्रमजाल महाराष्ट्र में नहीं चला। तो भ्रमजाल है या नहीं है, ये एक बार ये लोग तय कर ले और फिर उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें। मुझे लगा सुधांशु जी बड़े सुलझे हुए हैं, जानकार भी है, ज्योतिष भी है, मैंने सुना है, वो कुछ जानते हैं। वो भी पहले इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि हमारा 132 आएंगे, हम 225 क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन आज बोल रहे। एक बात है, हम लोग इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्या हुआ है वो भी देख लेंगे। लेकिन कल तक कांटे की टक्कर थी, आज एकदम से 17 सीटें कैसे आ गई हमारी? पूरी 288 आ जानी चाहिए थी महागठबंधन की, वही बचा के रखा है उन्होंने थोड़ा सा। तो ये तो चर्चा नहीं थी कि लैंडस्लाइड होगा, 132 आएंगे 152 में से, लैंडस्लाइड की चर्चा तो ये चर्चा तो कहीं नहीं थी। कांटे की टक्कर है, इसी तरह की चर्चा थी। नहीं, लैंडस्लाइड की चर्चा नहीं थी, कांटे की टक्कर की चर्चा थी। कोई कह रहा था 137 आएगा महाविकास आघाड़ी और 144 आएगा महायुति, इसी तरह की चर्चा थी। मैं तो सारे मुद्दे गिना रहा हूं कि ये मुद्दे महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में पार्टियों की तोड़फोड़ जिस तरह से की है, जिस तरह से राज्यपाल ने अपनी भूमिका अदा की है, ये सारे पे तो महाराष्ट्र के जनता नाराज थी। भाजपा की हिम्मत नहीं हो पाई है कि उन्होंने बॉम्बे, पुणे, नागपुर जैसे 10 बड़े कॉर्पोरेशन जो है वहां पर चुनाव नहीं ले पाए थे। उसके बाद तो हर चुनाव वो हारे हैं 2019 के बाद। एक हाथ दूसरा अपवाद के लिए छोड़ दो, हर चुनाव हारी, इनकी हिम्मत नहीं हुई है। तो इसीलिए जो आप रिजल्ट कहते हैं, राहुल जी ने भी जो कहा है कि अप्रत्याशित है,
अप्रत्याशित विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे ना, विश्लेषण के लिए हम सारी वो चीजें सामने रखेंगे महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र की परिस्थिति ग्राउंड पर भी ऐसे नहीं थी कि ये इतना बड़ा इनको जीत मिल जाए। अब अभी सेंट्रल नागपुर देखिए, अप्रत्याशित, हम देख रहे जल्दी हैं, से। सेंट्रल नागपुर देखिए, साउथ नागपुर देखिए, हम सब ये कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित और अभूतपूर्व पराजय, हमारे लिए यह बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। परंतु अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो विश्लेषण करेंगे और अतुल जी यहां बैठकर लंबा विश्लेषण दे रहे हैं, परंतु वो किस आधार पर कह रहे थे, मैं इस छोटी सी बात बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा प्रचंड महंगाई है, प्रचंड बेरोजगारी है, 6.7% की महंगाई की दर है, जो कि अभी 2 महीने में बढ़ी है। और दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए, जब इनकी सरकार आई 2011-12 में 10.5 और 11% महंगाई थी, यानी इससे डबल थी। मगर यह प्रचंड महंगाई और वो प्रचंड महंगाई नहीं थी। और वैसे अतुल जी आपको बता दूं, इस देश के इतिहास में प्रचंड महंगाई 26% तक रही है, 26% 1974 में, और दर्जनों बार कांग्रेस के रिजीम में 10% से ऊपर रहती थी। इसलिए ठीक है, वो एक फैक्ट है। और जहां तक विश्लेषण की बात है, तो मैं अंजना जी ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, इनके विश्लेषण तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि 26/11 का हमला था और इनकी सरकार ने कहा कि वो हाफिज सईद ने कराया और इनके नेता करे थे, आरएसएस ने करवाया। अब भैया ऐसे विश्लेषण कर करके आप निष्कर्ष निकालेंगे महाराष्ट्र के बारे में, और ऐसे ही आप निष्कर्ष मालेगांव पे निकाल रहे थे, ऐसे ही निष्कर्ष अलग अलग निकाल रहे थे। तो अगर ऐसा विश्लेषण करेंगे तो फिर मानी हुई बात है कि आप जनता के सामने धरातल पर औंधे मुंह गिरेंगे। इसलिए मेरा यह मानना है कि ईमानदारी से एक छोटा सा जवाब देना चाहिए। और यहां मैं एक बात पुनः कह दूं जो मैंने सवेरे कही थी, हम एक शब्द कहते हैं, एक बात और कह दूं अतुल जी, तब आप जवाब दीजिएगा। विचार और परिवार, महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया कि वो विचारधारा की विरासत के साथ खड़ी है, विचारधारा छोड़कर परिवार की विरासत का दावा करने वालों के साथ नहीं खड़ी है। शिवसेना के संदर्भ में बात दूध के दूध पानी के पानी की तरह साफ हो। देखिए, यहां पर मैं अंजना जी आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा, जो जो चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी होती चली गई, त्यों त्यों कांग्रेस के हाथ से बहुमत की गाड़ी फिसलती चली गई। याद करिए 91 से 96 के बीच में जब टीएन सेशन थे तो वोटर आधार कार्ड आया। 89 के बाद से कांग्रेस को कभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड आने के बाद जब से सीसीटीवी आ गए, अब कोई बूथ कैप्चरिंग असंभव है। वोटर आईडी कार्ड की वजह से किसी के लिए बोगस वोटिंग करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। और कि अपनी बात को समझाने का हुनर मुझे आता है, अपनी बात को समझाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूं, समंदर मेरे घर आता है। तो आप देखिए आज कार्यकर्ताओं का सैलाब है और जनता का हमारे प्रति विचार है। वो अक्सर ऐसे मूड में नहीं मैं आप अक्सर ऐसे मूड में रहते हैं। नहीं सुनिए शशि जी, देखिए एक लोग थे जो बड़ा दावा करते थे, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना तो पड़ेगा चौपाटी में। और जब चौपाटी में आए तो ऐसा ज्वार क्या सुनामी आई कि उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया। मुझे लगता है जो अभी विश्लेषण आपके चैनल पे दिखाया गया कि कांग्रेस रिपीट नहीं हुई है, इस बात को उन्हें गंभीरता से समझना चाहिए। और जो मैं अपनी बात कह रहा था, मैं पुनः कह दूं, भारत की साक्षरता दर 50% पार करने के बाद बीजेपी का उदय हुआ। 60% साक्षरता दर हुई। 2011 में हमें स्पष्ट बहुमत मिला और उसके बाद दोबारा हम प्रचंड बहुमत के साथ आए, दोबारा रिपीट हुए, तीसरी बार रिपीट हुए। जो जो साक्षरता दर और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, त्यों चीजें सामने होती जा रही हैं। जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ लुटते थे, तब तक उन लोगों की सरकारें बनती थी। तो वो अखिलेश यादव जी का दर्द समझा जा सकता है। यह बताइए, चुनावी हिंसाएं बंगाल को छोड़कर लगभग समाप्त हो गई। किसी दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या छवि बनी हुई थी। वो इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, शशि शेखर जी ने निश्चित रूप से ध्यान होगा, मतलब मैनपुरी के चुनाव में 2004 में हमारे कार्यकर्ता का सर काट दिया गया था चुनावी हिंसा में। इस ढंग की चीजें हुई थी। अब ठीक है कि समाजवादी पार्टी को लगता होगा कि कभी वैसा ही दौर चलता रहे तो हमारा भी रुतबा चलता रहे, मगर मुझे लगता है, मैं उसे कहना चाहूंगा एक पंक्ति में कि जो हमारे लखनऊ में एक कहावत होती है कि अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो अखिलेश जी जो लखनऊ में बैठे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। अब राजनीति में इस पारदर्शिता के साथ के चुनाव में ही आपको सामने लाना पड़ेगा। और मैं गंभीरता से कहता हूं, यदि आपको लगता है तो दिखाइए सीसीटीवी फुटेज कहां गड़बड़ हो रही है। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, लोग खटाखट वीडियो बनाते हैं। आपको ऐसा लगता है अखिलेश जी ने वीडियो तो डाला ही खैर अखिलेश जी ने जल्दी से, और उसके बाद उसको एडिट कर दिया, तुरंत बाद एडिट करके 23 सेकंड का किया। हाँ, यानी बहुत उस पर कई प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन चूंकि यहाँ समाजवादी पार्टी से कोई है नहीं, क्या थी और उसको कैसे एडिट करके दिखाया जा रहा था। समाजवादी पार्टी से कोई यहाँ पर है नहीं जो उसका जवाब दे सके। अतुल साहब, जो नंबर मैंने आपको गिनाए हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर बता रहा है कि 11 जगहों पर बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद।
लेकिन आप कहीं पर रिपीट नहीं कर पाए। बहुत सारी जगहों पर चुनाव हुए। देखिए अमित शाह जी जब पहली बार महाराष्ट्र में आए थे लोकसभा चुनाव के बाद, तो उन्होंने एक अहम बात कही थी। इसलिए मैं अहम इसलिए आज कह रहा हूं कि इसका मतलब जो है वो आप निकाल लेना। देश में 3 ही पद इंपॉर्टेंट है विधानसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तहसीलदार, ये उनका कहना है, और तहसीलदार आरओ होते हैं। अब रही बात इनकी, अजित पवार हमारे यहाँ थे तो उनसे बड़ा करप्ट कोई नहीं था। 70,000 करोड़ का उन्होंने घपला किया था, 70,000 करोड़ के आरोप थे, उनके जैसा करप्ट आदमी कोई नहीं था। इनके पास हो गया, अभी वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर करके है। तो ये बातें जो है ये जनता को समझती नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपने भी शेर कहा तो मैं भी एक शेर जो है वो आपको बता दूं। मैं यही जमहूरियत का नक्श है, यही जमहूरियत का नक्श है, जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं तो कभी गद्दार बैठे हैं। आपने जिनके ऊपर आरोप किया था सभी को लिया। सुधांशु जी एक लाइन का जवाब दीजिए। लेकिन ये बोलते बोलते देखिए, ये बोलते बोलते महाविकास अघाड़ी 49 पर पहुंच गई है और 56 सीटें शिवसेना की हैं, यानी पूरा अघाड़ी को जितना आया है उससे ज्यादा तो अकेले एकनाथ शिंदे ले आए हैं। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन, टाइम खत्म। हाँ, तो मैं 2 लाइन बताना चाहता हूं। इनको सिर्फ एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आप सत्ता में बैठे हैं तो जमीन के ऊपर हाथ आंख गड़ा के रखिए। जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।